नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। थोड़े से विलंब के लिए माफ़ी। कई बार कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, ट्रैफिक और दूसरी तमाम चीज़ें, और उसमें अपने रमनीक सिंह मान फंस गए थे, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ है। आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं वो तो ये है कि ये जो पिछले 100 दिन से ज़्यादा समय से दिल्ली में किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है और जिस तरह की सियासत कांग्रेस कर रही है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कांग्रेस की तमाम कोशिशें तो विफल रही हैं। तो अब आंदोलन के जरिए या अविश्वास प्रस्ताव के जरिए या दूसरे माध्यमों के जरिए साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि साजिशें भी विफल हो रही हैं। तो सबसे पहले रमनीक सिंह मान जी को जोड़ लेते हैं और उसके बाद बात शुरू करते हैं। रमनीक सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, रमनीक नमस्कार, सिंह जय जी हिंद का जी। जी रमनीक सिंह जी का मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। वो एक जाना पहचाना चेहरा है। रमनीक सिंह जी, आज एक घटना हुई है हरियाणा में। हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी, और इससे पहले हमने बहुत सारे बयान देखे हैं, सुने हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेकर के गुरनाम सिंह चढ़ूनी तक का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के और कुमारी सैलजा तक का, कई दूसरे खापों ने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, उनको एक तरीके से तनखैया सा घोषित कर दिया और ये कह दिया कि साहब, आप खापों में नहीं आ सकते हैं, गांव में नहीं आ सकते हैं। मतलब एक पूरी मुहिम दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन के नाम पर वो तमाम ताकतें सक्रिय हो गई हैं जो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाई थी, उनकी सरकार का रास्ता रोक नहीं पाई थी, अपनी सरकार बना नहीं पाई थी। लेकिन आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव भी गिरा, और ठीक तरीके से गिरा। 55 वोट मनोहर लाल खट्टर सरकार को मिले, और कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव था उसके पक्ष में केवल 32 वोट पड़े। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? बड़ी ये जिस जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, बड़ा रोचक सा विषय है। देखिए क्या हुआ कि 100 दिन से अधिक का चलता हुआ ये तथाकथित किसान आंदोलन और उस आंदोलन की लहरों के ऊपर सवार होकर अपनी राजनीति को कामयाब करने के प्रयास में जुटे अनेकों अनेक कांग्रेस नेता, अनेकों अनेक तथाकथित किसान नेता और अनेकों अनेक ऐसे छुटभइये नेता। और मैं तो कहूंगा कि बल्कि ये गांव के स्तर पे जाके भी ना बड़े एक अजीब और करीब किस्म के लोग जो है वो अलग अलग सी आवाजें निकालते रहे। पर सच्चाई ये है चोई साहब के जो सरकार के साथ खड़े थे 55 के 55 विधायक, जू के तू 5 इंडिपेंडेंट, 10 जननायक जनता पार्टी के और 40 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, जस के तस। एक वोट इधर का उधर नहीं हुआ। और जितनी आपने बातें करी, जो आपने बताया कि एक अजीब से किस्म का एक प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे थे, और ये गुरनाम चनूनी और राकेश टिकैत और ये कुमारी शैलजा और ये रणदीप सिंह सुरजेवाला, आपने कईयों के नाम लिए। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये तो सब चुनाव हारे हुए लोग हैं, और ये जो तथाकथित किसान नेता, ये तो जमानत जब्त कराए हुए नेता हैं, और एक बार नहीं, दो दो बार। और इनकी जो सच्चाई है और जो इनके आंदोलन की जो हवा है वो फिस हो गई है, दिख रहा है। अब राजनीतिक रूप से इसको माइलेज लेने का प्रयास कर रही थी जो कांग्रेस पार्टी, उनके जो नेता सदन है, यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब उनसे ये सवाल किए गए कि सब, जब आप उस समिति के, उस कमेटी के आप चेयरमैन थे जिसमें अनेकों अनेक चीफ मिनिस्टर थे, और एम एस स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं उनके ऊपर आप 8 साल बैठे रहे, तो उनके पास जवाब दिए नहीं बन रहा था। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें कि जो इनका अपना विश्वास है इस अविश्वास प्रस्ताव में, वो खुद ही नहीं था।
क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का अगर आप सदन के अंदर आज का भाषण सुनेंगे तो उसमें उन्होंने एक बार नहीं कई बार दोहराया कि आपके पास संख्या बल है, आपके पास बहुमत है, आप कर सकते हैं। और जब आपको पता है कि इस संख्या बल है सरकार के पास, आपको पता है मुख्यमंत्री के पास, उप मुख्यमंत्री के पास और मौजूदा सरकार के पास आज बहुमत है, तो अविश्वास प्रस्ताव आप लाए किस लिए? अब देखिए, जिस जिस अविश्वास प्रस्ताव में इनका खुद का विश्वास नहीं था। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प चीज और हुई चोई साहब, आज इनके पीसी चाको जी, जो है उन्होंने अविश्वास केरल जता के। दिया कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो अविश्वास दिखाते हुए पार्टी छोड़ के चले गए। तो जिस अविश्वास प्रस्ताव के अंदर खुद इनका विश्वास नहीं था, यकीन, अकीदा, भरोसा इनका नहीं था, उसको सदन में लाके उस सदन का समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं थी। और इस दौरान जो बिजनेस फॉर द डे होता है उसमें कोई और सकारात्मक चीज के ऊपर चर्चा हो सकती थी। बहरहाल वो प्रोरोगेटिव है विपक्ष का, उन्होंने लाया और वो गिर गया। और ऐसे ही गिरा साहब जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गिरे थे सोनीपत से, ऐसे ही गिरा साहब जैसे दीपेंद्र हुड्डा गिरे थे रोहतक से साहब, ऐसे ही गिरा जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला 2 बार गिरे साहब, एक बार जींद से तो एक बार कैथल से। तो ये गिरने का सिलसिला जारी है इनका, कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी गिरते रहेंगे। और अगर हरियाणा की ही बात करें तो अभी कुछ ही दिन पहले इसी आंदोलन के दौरान ही जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के कैमला गांव जा रहे थे, उन्होंने भी एक पंचायत रखी थी। वो भी जाकर के सरकार का पक्ष रखना चाहते थे, हरियाणा सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी। कृषि कानूनों पर लोगों को बताना चाहते थे कि भाई इन कृषि कानूनों में ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पर इस तरह की सियासत की जाए या आउटसाइडली ये मांग की जाए कि भाई इन कानूनों को आप वापस लीजिए। लेकिन तब क्या किया गया था? गुरनाम सिंह चढ़ूनी और उनके कुछ लोगों ने हेलीपैड खोद दिया था, उनका मंच तोड़ दिया था, पुलिस को व्यवस्था बनाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये स्थितियां, परिस्थितियां क्रिएट करना, और हम उन घटनाओं को भी नहीं भूल सकते मान साहब, जब जाट आरक्षण के नाम पर रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, जींद को जला दिया गया था, सड़कें खोद दी गई थी, पेड़ काट करके डाल दिए गए थे, एक पूरी वहां तक सीआरपीएफ को भी नहीं पहुंचने दिया गया था। और कई बार लगता है कि एक सिलसिला है, एक साजिश है, एक पूरी लॉबी है जो इस चीज को नहीं पचा पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो एक परंपरा चली आ रही थी हरियाणा में जाट लीडरशिप की, उसके बजाय किसी दूसरी बिरादरी के नेता को मौका दिया है कि वो भी हरियाणा की सेवा करे। अगर हम व्यापक तौर पर, व्यापक फलक पर देखें तो 24%, 26% जाट हैं। और बहुत लंबे समय से एक दो को छोड़ करके ज्यादातर जाट मुख्यमंत्री चले आ रहे थे। तो 76 की आप कैसे उपेक्षा कर सकते हैं? और उन 76 का नुमाइंदा अगर कोई ला करके बैठाया जाता है, चाहे बदलाव के तौर पर ही या जो एक परंपरागत राजनीति चली आ रही है जातीय व्यवस्था को तोड़ने के लिए ही सही, पर क्या आप बार बार, कभी जाट आरक्षण के नाम पर, कभी आप किसान कृषि बिलों के नाम पर इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां पैदा करेंगे और पूरे प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे? ये कितनी खतरनाक स्थितियां हैं। मैं 2-3 बातें बताता चलूं। पहले तो आपने ठीक कहा कि हरियाणा जब से स्थापित हुआ, हरियाणा के इतिहास में अधिकांश समय यहाँ पे जाट मुख्यमंत्री रहे हैं। एक 12.5 साल का समय जो रहा चौधरी भजन लाल का, जो कि एक नॉन जाट, गैर जाट नेता के तौर पे उभरे थे, उनके अतिरिक्त यहाँ पे मोस्टली, मतलब मोर ऑफन देन नॉट यहाँ पे जाट रहे हैं। परंतु वो बात भी उतनी मायने नहीं रखती जितनी बात ये रखती है कि पहली दफा हरियाणा के अंदर इस प्रकार से नारा दिया गया कि सबका साथ सबका विकास की बात करी और सबके विश्वास की बात करी गई। और जनता ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व के ऊपर। जब जनता विश्वास जता रही है और आप इलेक्शन के अंदर मैदान जंग होता है जी एक तरीके से,
और जब आप इलेक्शन के अंदर आप बहुमत हासिल नहीं कर सकते, जब आप जनता का विश्वास खो चुके हैं, और अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे तो कांग्रेस का पतन हो चुका है। मैं दोहराता हूं, हो चुका है पतन। और जो भी कुछ थोड़ी बहुत टांग पूंछ बची दिख रही है, वो भी मेरा ख्याल है कि जो इनका अभी मौजूदा नेतृत्व है उसकी अगुवाई में ये भी निपट जाएगा जल्दी। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए, मैं एक इसके अंदर आपको एक बात और मैं लाना चाहूंगा चोई साहब, कि अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि एक G23 करके एक ग्रुप बना नेताओं का, यस। जिन्होंने जम्मू में भी थोड़े दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस G23 समूह को अगर आप देखें, और उससे पहले जो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के अंदर लोगों ने अविश्वास जताया या ये कहा कि आपको चाहिए कि गांधी परिवार से बाहर निकल के भी किसी प्रकार का कोई नेतृत्व आना चाहिए, तो जब इस प्रकार की बातें निकल के आती हैं तो ये प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर खड़ा होता है। जब इनके पुराने और इनके माने हुए और इनके दिग्गज जो नेता हैं, जब उन लोगों ने ही कांग्रेस पार्टी के ऊपर अविश्वास जताया है, तो ये कहां तक सार्थक लगता है, ये कहां तक लॉजिकल या रीजनेबल लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी के विरुद्ध, एक ऐसे नेतृत्व के विरुद्ध ये अविश्वास की बात करे। देखिए चौसाब, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी जी, आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, कुछ शायद नेट की प्रॉब्लम है। मेरी तस्वीर नहीं आ रही? जी जी जी, आप अच्छा, बोलिए, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप सीधे तौर पे सीधी टक्कर, देखिए क्या है कि ये एक इसका ना, अगर आप थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब जब ये जो पाकिस्तान है, ये सीधी टक्कर भारत से नहीं ले पाए, तब तब इन्होंने जी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया, तब तक इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर बोलते हैं जिसको, प्रॉक्सीज को इन्होंने इस्तेमाल किया। और उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, पीठ के पीछे जाके और जंग लड़ने की कोशिश करी। वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जब सीधी टक्कर में जब ये एक एस्टैब्लिश लीडर को और एक जी जी। ग्रो होती हुई पार्टी को जब ये compete नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अब सहारा ले रहे हैं अलग अलग आंदोलनों का। आपने बात करी, आपने हरियाणा के 5-6 जिलों के नाम गिनवाए, तो रोहतक को छोड़ के भागने वाला सबसे पहला आदमी कौन था आपको पता है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र। ये दोनों बापू जी बेटा, जी। हरियाणी में क्या करे ना, दोनों बापू बेटा भाजलिए जाने थे, ठीक है। और कहां जाके बैठे थे? ये जाके बैठे थे महात्मा गांधी जी की समाधि पे। हाँ, और ये अपनी तरफ से संकेत दे रहे थे कि साहब शांति होनी चाहिए और अहिंसा होनी चाहिए, और जाने से पहले जो इनके इंस्ट्रक्शंस थे इनके अपने काडर को, वो ये थे कि साहब जला दो, खत्म कर दो। तो ये एक इनकी सबवर्टिव पॉलिटिक्स है। अब चाहे वो सीएए हो, सीएए में कहा गया कि साहब नागरिकता छिन जाएगी, और आपको डी कैटेगरी में, डाउटफुल में डाल देंगे, और आपके लिए बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है उनके लिए। वो बातें झूठ निकली। फिर इन्होंने ये अब नया प्रपंच रचा है किसान आंदोलन के नाम पे, और जिस तरीके से ये जिस मुहाने पे आज आके खड़े हो गए हैं, तो इनकी तो, राकेश टिकैतोर की तो ऐसी हालत हो गई है कि इन्होंने कुछ देश विरोधी लोगों से पैसे पकड़े हुए हैं, वो इनको जाने नहीं देंगे, और ये बैठ नहीं पा रहे हैं। तो अब ये कहते हैं ना कि भाई डगर डगर गली गली, और ये प्रदेश प्रदेश हांडने के चक्कर में है, और इनको बंगाल में रास्ता नहीं दिख रहा। अब इनको बंगाल में रास्ता नहीं दिख रहा, और ना तो इनकी भाषा समझता है कोई, और बंगाल के अंदर किसानों को तो केंद्र सरकार के जो लाभ हैं वो तत्कालीन सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने वहां पे लेने भी नहीं दिए। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए ना, कि कुर्ते के ऊपर जनेऊ डालना या कोट के ऊपर जनेऊ डालना, या प्रियंका जी का जाके वो गंगा स्नान करना, है ना, या फिर उनका बैठ के वहां पूजा करना, या चाय के बगानों में जाके पत्तियां तोड़ना, और मतलब क्या क्या करवाएंगे समझ में नहीं आता इनसे। पर ममता जी अगर खुद दुर्गा स्तुति पढ़ रही हैं और जय श्री राम बोल रही हैं, ये वही है जिनको जय श्री राम बोलते चिढ़ मचती थी, खीज मचती थी, अब ये मंदिर मंदिर घूम रही है।
तो दिखता है, ममता इनकी परेशानी नजर ममता आती है। ममता बनर्जी कल से आज तक 8 मंदिरों के चक्कर काट चुकी है। और इन्होंने अपना मैनिफेस्टो कल शिवरात्रि के दिन रिलीज करना है, ये भी एक ये भी एक बड़ी हास्यास्पद सी बात है। दूसरे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये तो हमने हरियाणा की बात कर ली, लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब, कौन नहीं जानता है कि दिल्ली में यहाँ इन लोगों को ला करके बैठाने वाले कौन कौन लोग हैं। उनमें वामपंथी भी हैं, उनमें कांग्रेस के आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, और देश से बाहर जो ताकतें बैठी हैं वो तो हैं ही। चाहे यूके में बैठा हुआ एक ऐसा संगठन हो जो इस तरह के लोगों की मदद करने का दावा करता है, चाहे कनाडा में बैठी हुई ताकतें हों, यूएस या यूके में जो दूसरे लोग सक्रिय हैं वो हों, पर जो एक इनका पहला ध्येय था, मुझे लगता है रमनीक सिंह जी वो तो इनका कामयाब हो गया कि पंचायत चुनाव में एक तरफा इन्होंने जीत हासिल कर ली। जो आपके नगर निगम के चुनाव थे या नगर परिषद के चुनाव थे, लोकल बॉडीज के चुनाव थे, उनमें इन्होंने सोचा कि पहली बार आम आदमी पार्टी लड़ रही है। अकाली दल को उनके नेताओं को इन्होंने एक तरीके से विलेन बना करके छोड़ा हुआ था, और यहाँ पे भाजपा के तो खिलाफ ये ला करके बैठाए ही थे। तो इससे ज्यादा माकूल मेरे विचार से कोई समय कांग्रेस के लिए और अमरिंदर सिंह के लिए था नहीं। ये काम तो इन्होंने कर लिया, लेकिन अब क्योंकि एसवाईएल को लेकर के या दूसरे मुद्दों को लेकर के मनोहर लाल खट्टर लगातार सक्रिय थे, तो इन लोगों ने सबने मिलजुल करके, फिर चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, या दूसरी ताकतें हों, वो सब जुटी के किसी तरीके से हरियाणा में सरकार को गिरा लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को एक चोट पहुंचा दी जाए, और एक मैसेज दे दिया जाए कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे, यानी आड़तियों की, व्यापारियों की, अमीर किसानों की नहीं मानोगे, तो हम आपको बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। उसमें ये नाकाम रहे। आगे का रास्ता आप कैसा देख रहे हैं पंजाब में, खास तौर से अमरिंदर सिंह के लिए? देखिए, दो तीन बातें बड़ी दिलचस्प हुई हैं अभी गुज़िश्ता 2-3 दिनों में ही। पहली चीज तो मैं ये बताऊं, जो एफसीआई ने पंजाब सरकार से आंकड़ा मांगा है किसानों का जमीन की लैंड होल्डिंग के अनुसार, ताकि उनको डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे उनके खाते में सीधे डलवाए जा सके। और इस फसल के बाद अभी पंजाब चुनाव के बीच में एक फसल और आनी है, और जी। ये मान के चलिए, अगर बेनिफिट क्षण भर भी किसी को समझ में आ गया कि जो सरकार करना चाह रही है उसका वास्तव में बेनिफिट है क्या, उसका क्या लाभ मिलने जा रहा है आने वाले समय में किसानों को, एक चीज। दूसरी चीज, जो बिल्कुल खिसियानी बिल्ली की तरह मुख्यमंत्री पंजाब परेशान घबराहट में घूम रहे हैं, और ये बार बार कह रहे हैं कि साहब ये एक और प्रोवोकेशन है, ये एक और उत्तेजित करने वाली बात है जो केंद्र सरकार का बयान है। तो उत्तेजित आप हो रहे हैं हजूर, उत्तेजित सरकार। किसान तो पहले ही बैठे हैं बॉर्डरों पे, आपका भड़काया हुआ, वो तो आज भी वहीं बैठे हैं ना जहां पे आप उनको छोड़ गए थे। जी। और जहां पे आप कंप्लिसिट हैं, यानी कि आप उसके अंदर संलिप्त हैं, और आपका ही एक खड़ा किया हुआ मूवमेंट है, जैसा कि मैंने पहले बताया 5 अक्टूबर 2020 को जो ये तथाकथित किसान मजदूर बचाओ रैली थी, वो कांग्रेस बचाओ रैली थी। और आपने एक बड़ी वाजिब बात और बड़ी जायज बात कही कि उसका कहीं ना कहीं इन्होंने लोकल कॉर्पोरेट, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के ये निकाय चुनाव है, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी उसका लाभ भी ले गई। पर क्या जी। ये इस लाभ को, क्या ये इस पीक को अगले 1 साल के लिए, अगले चुनाव तक मेंटेन कर पाएंगे? इट इज हाईली डाउटफुल। और अकाली दल अभी बैकफुट पे है, उसका कारण यह है कि अकाली दल की आइडियोलॉजी अभी तक क्लियर नहीं हो रही कि अकाली दल वास्तव में चाहता क्या है। जब कानून बन रहे थे तो कानूनों के साथ थे, जब विरोध शुरू हुआ तो विरोध के साथ चले गए। भाई, मेरा एक वाजिब सवाल है जिसका जवाब कोई अकाली नहीं दे पाया, कि जब ये कानूनों को बनाने के अंदर आप लोग हिस्सेदार थे, उस वक्त क्या, जब ये कानून स्वरूप में आ गए, ऑर्डिनेंस के रूप में आए,
क्या आपने पंजाब के किसानों को, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी है जिसका लार्जली बेस जो है वो ग्रामीण अंचल में है, आपने जी समझाने बुझाने का प्रयास किया? आपने ये कोशिश करी कि आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आप सत्तारूढ़ दल हैं, आप केंद्र में सरकार में हिस्सेदार हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है। एक बहुत लंबा, एक बहुत पुराना संबंध है अकाली दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जो आपके घटक सहयोगी हैं, जिन्होंने आपको हमेशा सम्मान दिया है, और प्रकाश सिंह बादल को तो पिता तुल्य और पिता रूप में हमेशा रखा है, तो क्या आप लोगों ने वास्तव में प्रयास किया कि आप धरा के ऊपर जाके किसानों को समझाएं? और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी भी कांग्रेस की ओर से यही प्रयास चल रहा है निरंतर कि किसी तरीके से ये भ्रम की स्थिति बनी रहे, किसानों के अंदर ये एक कंफ्यूजन, इस लॉ को लेके एक एम्बिग्यूटी मेंटेन रहे, स्पष्टता ना आ जाए, क्लैरिटी ना आ जाए, पता ना लग जाए। और उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी निरंतर काम कर रही है। पर मैं आपको ये बात दोहराना चाहूंगा चोई साहब, मेरे को लगता नहीं है कि अगले एक साल के लिए ये पीक मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि जैसे 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी पीक कर गई थी, वो बहुत जल्दी पीक कर गई थी, और उसके बाद फिर चुनाव से पहले उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, और उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी कुछ। और वैसे ही कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी मेजर इंटरनल प्रॉब्लम्स है। सेंट्रल लीडरशिप की तो बात कर ही रहे हैं हम, जो इनकी रीजनल लीडरशिप है उसके अंदर भी बड़ा मेजर डिस्कंटेंट है। तो अभी ये देखना है कि ये कब तक इसको मेंटेन कर पाएंगे, और किस तरीके से ये जो अभी किसान आंदोलन है ये बाइंड अप होगा। अभी बहुत कोशिश करी प्रायोजित लोगों ने कि ये वॉयलेंस से, यानी कि हिंसा में खत्म हो, कि यहाँ पे गोलियां चलें। देखिए कितना परेशान था राकेश की गोलियां नहीं चले, राकेश टिकैत कितना परेशान था, उसको उसकी पीड़ा ये थी कि दिल्ली पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। फिर उसका ये था कि साहब ये हिंसा करने वाले लोगों को पकड़ो, इनको जेल में डालो। जब पकड़ के जेल में डाल दिया गया, इनको छोड़ो फिर बात करेंगे। फिर सिरसा जी जो है वो कहते हैं साहब हम इनकी जमानतें कराएंगे, वो तिहाड़ में गर्म कपड़े दे रही है, वो सब कुछ कर रही है वो। मेरे को मतलब आप जो अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक एनालिस्ट होने के नाते से अगर आप इसको गौर से देखेंगे इन परिस्थिति को, आप तो खैर आपने बहुत लंबे समय से राजनीति को आपने ऑब्जर्व किया है, ये बड़ी दिलचस्प सी एक स्थिति है जिसके जी जी अंदर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात और बताता हूँ। ये जी जी जितने किसान नेता है, टिकैत हो गया, चन्नी हो गया, ये सब एक तरफ तो बैठे हैं कि साहब बीजेपी को हटाना। भाई तुम्हारा विरोध क्या है कानूनों से, क्या बीजेपी से? तुम्हारा विरोध किससे है? हरियाणा प्रदेश बीजेपी ने या मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ये बिल पारित किए या केंद्र सरकार ने पारित किए? और तुमको सही लगता है कि तुम्हारे कहने से जो 3 बिल वापस नहीं हो रहे, तुम्हारे कहने से सरकारें वापस हो जाएंगी? सच्चाई आपकी ये है कि 8-9 हजार 10 हजार वोट पड़ते हैं आपको, और आपकी हर बार जमानत जब्त होती है। और इस बार जो पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव 2022 में है, मैं समझता हूं कि इट विल बी अ सरप्राइज। ये ऐसा सरप्राइज होगा कि लोग देखेंगे कि यार ये ऐसा भी संभव था क्या। क्योंकि जितना आप किसी एक कम्युनिटी को दबाते हैं, जैसा आपने परसेंटेज की बात करी ना, तो जी जी परसेंटेज ऑफ जट सिख वोट तकरीबन उतने ही है। पंजाब में भी 20-1% है, 20-21% है। तो जो बाकी 80% कम्युनिटी को, या आप 75% 78% कम्युनिटी को आप दबा रहे हैं ना, तो एक स्प्रिंग इफेक्ट आता है, एक अंडर करंट आता है। वो अंडर करंट जैसे बंगाल में डेवलप हो रहा था ना साहब, वो अब फूट के निकल रहा है लोगों का अंडर करंट। वो अंडर करंट इस वक्त पंजाब में भी डेवलप हो रहा है। इट इज अ डेवलपिंग सिचुएशन। इसको यू कैन नॉट कॉल इट वन वे। इसको यू कैन नॉट कॉल द इलेक्शंस एक साल पहले, यू कैन नॉट कॉल द इलेक्शंस। ये तो T20 की तरह होता है इलेक्शन, आखिरी गेंद तक, आखिरी दिन तक नहीं पता होता कि क्या परिस्थिति बदलेगी। और मैं समझता हूं कि अंडर करंट और अंडर डॉग, ये दो शब्द हैं जो कहीं नोट करके रख लेना चाहिए पंजाब इलेक्शन के संदर्भ में, कि इस इलेक्शन में अंडर करंट किसकी चल रही है, और इस इलेक्शन में अंडरडॉग कौन होगा। और बड़े आपने बड़ी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका कि ये जो आम आदमी पार्टी ये जो खेल रही है ना, दे आर टॉइंग विद द आइडिया ऑफ खालिस्तान। ये इनको बहुत उल्टा पड़ेगा। बहुत उल्टा जी इसलिए पड़ेगा क्योंकि खालिस्तान की समर्थन करने वाली जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, उसको 1.5 करोड़ वोटों में, 1 करोड़ 57 लाख वोटों में से 49 हजार वोट में लेते। तो आप जो जो जिस आग से आप खेल रहे हैं वो आपको जलाएगी, ये आपको सही मतलब है। AAP को जलाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये दो वर्ड्स अंडर करंट और अंडरडॉग, ये बड़ा इस बार दिलचस्प रहेगा देखने के लिए। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ रमनीक सिंह जी। और मेरा ये भी मानना है, जब ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को अपना सलाहकार नियुक्त किया था, तब
मेरे साथ मुंबई से जाने माने पत्रकार जुड़ते हैं, भाऊत और शेखर। उनका कह रहा था कि 50% ये चुनाव हार गई, क्योंकि इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए इनको प्रशांत किशोर की सेवाएं लेनी पड़ी हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हीं प्रशांत किशोर को अगर प्रधान सलाहकार बना करके ला रहे हैं, इसका ठीक मतलब कह रहे हैं। इनका तो विश्वास विश्वास पूरी तरीके से हिला हुआ है। तमाम प्रयास करने के बावजूद राहुल गांधी को सबको मिला जुला करके यहाँ पर किसान बैठाए। पंजाब में 2 ढाई महीने पहले इन्होंने आंदोलन चलवाया कि अकालीज को जो है वो साइड लाइन किया जाए, आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे धकेला जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अंदर से हिले हुए हैं, वरना प्रशांत किशोर को हायर नहीं करते और इस बजट में किसानों के नाम पर कुछ ऐसी घोषणाएं नहीं करते जिनको लेकर के 2 4 दिन की सुर्खियां बटोरी जा सके। देखिए, इन्होंने जो किसानों के ऋण माफी की बात है, ये इन्होंने 2017 के चुनाव में कही थी। तो जब 1 साल से कम का समय रह गया हो अगले चुनाव को, उस वक्त आप ये कह रहे हैं कि साहब हम ऋण माफ करेंगे, बजटरी एलोकेशंस आप कहाँ से देंगे ये तो पता नहीं है आपको। 2 2 3 3 महीने की तनख्वाहें आप दे नहीं पाते, ये आपको पता नहीं है। चिट्टे को यानी कि ड्रग्स को खत्म करने की आप लोग बात करते हैं, और आपने गुटखा साहब के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी कि साहब ये जो मेनिस है, ये जो बीमारी है, इसको मैं कुछ 1 महीने 1.5 महीने में खत्म कर दूंगा, और उसको मतलब ये किसी भी चीज को पूरा नहीं कर पाए। और जो आदमी एक धार्मिक ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के झूठ बोल दे, या वो उस प्रॉमिस को डिलीवर करने में अगले चुनाव की प्रतीक्षा कर रहा हो, वो आदमी कितना काबिले विश्वास है, कितना काबिले एतबार है, ये एक बार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, नेशनल सिक्योरिटी को लेके या स्टेट की सिक्योरिटी को लेके एक एक्स आर्मी ऑफिसर से ये तवक्को रखी जाती है, ये अपेक्षा, उम्मीद, आशा होती है, ये आस होती है कि वो उसको बड़े दृढ़ता से संभालेंगे, बड़ी मजबूती से संभालेंगे, फ्रंट फुट पे जाके संभालेंगे। ना कि ये कि साहब ये ड्रोन से हथियार आ रहे हैं और हम लोग उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। उसको ट्वीट करने का कोई मनता नहीं है। अगर आपके पास गुप्त सूचना है तो आप होम मिनिस्ट्री को भेजिए और उनसे बिल्कुल। आप रेलेवेंट जो सहायता वो लीजिए। अगर ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप पब्लिक डोमेन में खेल रहे हैं। और सबसे मेरे को जो लगता है, मेरा एनालिसिस हो सकता है गलत हो, पर मेरे को लगता है कि मैं काफी नजदीक हूं, सटीक हूं। ये जो फ्रस्ट्रेशन दिख रही है आपको, चाहे ये किसान नेता हो, चाहे ये विपक्ष के नेता हो, ये फ्रस्ट्रेशन 2 3 कारणों से है। पहला कारण, जैसे मैंने कहा कि साहब वहां गोली नहीं चली, वहां हिंसा नहीं हुई। जो इनको अपेक्षा थी कि यहाँ पूरा हुड़दंग मचाएंगे, वहां पे पूरा बवाल काटेंगे, और उसके बाद पुलिस फोर्सेस खुले हाथ से वहां पे लाठीचार्ज या गोलीबारी या कुछ भी वहां पे इस तरीके की घटना होगी, और उसके बाद जो है ये क्लेम करेंगे कि साहब इतने लोग मार दिए, इसको इंटरनेशनल अफेयर बताएंगे। वो टूल किट क्या था? आफ्टर ऑल यही सब कुछ था उसके अंदर। इट इज बिल्कुल। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। और वो नहीं हुआ। अच्छा, तीसरा क्या हुआ साहब, कि यहां से कोई नकारात्मक बात आती ही नहीं। यहां से मेरी मुराद है कि सरकार के पक्ष से कोई नकारात्मक बात आती ही नहीं। कोई किसी प्रकार की अभद्र भाषा की बात हो। देखिए, बहस कब होती है? जब दो आदमी आपस में लड़े। और झगड़ा कब होता है? जब वो छीटा कशी करें या हाथापाई पे उतर आए। यहां तो ये कह रहे हैं कि वार्ता करो, बात करो, बैठो, हमारे को आप ये बताइए काले में काला क्या है, क्या कानून कैसे काले हुए, वो डिस्कशन नहीं करना। कहते पहले वापस लो फिर बात करेंगे। अरे भाई, रीजनेबल, लॉजिकल, और एक जिसे कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर जाके बात नहीं हो रही। यहां पे बात हो रही है सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के अंदर। मतलब फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि साहब अभी तो हम बिल वापसी की बात कर रहे, अभी तो हम कानून वापसी की बात कर रहे, अभी तो हम कुर्सी वापसी, सत्ता वापसी की बात नहीं कर रहे। अरे अकल को हाथ मार राकेश, तेरे कहने से कानून वापस नहीं हो रहे, तेरे कहने से हरियाणा की सरकार गिरेगी, तेरे कहने से हरियाणा की सरकार नहीं गिर रही, तेरे कहने से केंद्र की सरकार गिरेगी। भाई इतना कितना बड़ा कोई नेता हो गया यार तुम? कौन हो यार तुम? तुम्हारी आइडेंटिटी है क्या? मतलब ऐसा होता है ना कई बार, जब ढलता सूरज होता है ना चोई साहब, तो ढलते सूरज की तरफ जब पीट करके बौना खड़ा होता है ना, तो उसको अपनी परछाई बहुत लंबी नजर आती है। ये वही बौने हैं। इनको अपनी परछाइयां बहुत नजर आ रही है, इनको ये नहीं पता कि पीछे जो सूरज है बहुत जल्दी ढलने वाला है। और जिस दिन तुम्हारे पीछे ये सूरज ढल गया, उस दिन तुम्हारा क्या होगा तुम खुद अनुमान नहीं लगा सकते।
और जो लोग आज समर्थन दे रहे हैं या जो आज पक्ष में खड़े हैं इनके, ये लोग इनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। और मैं आपको मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं कोई कुंडली पत्री नहीं देखता, पर मैं जो दिख रहा है वो बता रहा हूं कि इनको लोग ढूंढ ढूंढ के छेतेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे लोग इनको। और ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। अब आप देखिए, भयंकर। ढांडसा वाले धरना स्थल पर एक किसान परिवार की ही बेटी हाँ। माइक हाथ में लेकर के उनसे कुछ यस। सवाल पूछती है और ये यस। माइक छिनवा लेते हैं। मतलब आप सुबह से शाम तक सरकार को गालियां देते हैं, 20 सवाल पूछते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, और एक बेटी किसान के परिवार की ही जो लॉ की पढ़ाई कर रही है, वो अगर आकर के आपसे सवाल पूछ रही है, आप उसका जवाब नहीं देंगे, उसका माइक छीन लेंगे। और इसका हरियाणा के भीतर रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस समय। देखिए, मैंने अभी इससे आपके सवाल से तुरंत पहले मैंने कहा कि लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एथिकल, एकेडमिक, ये इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट नहीं है, सिर्फ रेटोरिक है। रेटोरिक मतलब भयंकर बयानबाजी, है ना। और कैसे वो झूठ के पहाड़ खड़े करे इन्होंने कि साहब जमीन छिन जाएगी तुम्हारी, मैं नहीं जाने का, रो रोगे मैं नहीं जाने का, जमीन छिन जाएगी। अरे भैया, जमीन तो छिन रही है उन लोगों की जिन्होंने झूठ के आधार के ऊपर इस आंदोलन को खड़ा किया, और अब उनकी एड़ी चोटी का जो है ना जोर लग रहा है और उनका तेल निकल रहा है पूरा इस आंदोलन को जारी रखने में। कोई चीजें ऐसी होती हैं चोरी साहब जो स्पॉन्टेनियस होती हैं, जो एक इशू बेस्ड बातें होती हैं, एक रीजनेबल जिसे कहते हैं कंसर्न्स होते हैं, उनको सरकार एड्रेस करना चाहिए, उनको सरकार को उसके ऊपर बात करनी चाहिए। और उनके वो जो गलतफहमियां हैं या एम्बिग्विटीज हैं या उनके मन के अंदर जो विचार हैं, उनको सरकार को चाहिए एड्रेस करे। अब मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ा तबका किसानों का इस बात को समझ चुका है कि ना तो कहीं जमीन जा रही है, ना कहीं एमएसपी जा रही है, ना कहीं मंडी जा रही है, और ना ही कहीं हमारा जो आने वाला भविष्य है वो कहीं खड्डे में पड़ रहा है। ये दिख रहा है कि हमारा भविष्य उज्जवल है, हमारा आने वाला समय अच्छा है। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए इनकी जो अपनी जमीन खिसकती जा रही है, इनका जो अपना एक वोट बेस है वो खिसकता जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, ये कहा गया संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कि हम इसको अराजनीतिक रखेंगे, यानी कि ए पॉलिटिकल रखेंगे। हम इसके अंदर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को, किसी प्रकार की राजनीतिक लाभ लेने नहीं देंगे, हम अपना स्टेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल मुजफ्फरनगर गया, उसने राजनीति छोड़ दी क्या? जयंत चौधरी इनकी स्टेज पे आया, उसने राजनीति छोड़ दी क्या? अभय सिंह चौटाला इनके स्टेज पे आया, उसने राजनीति छोड़ दी क्या? सुखबीर बादल इनकी स्टेज पे आया, उसने राजनीति छोड़ दी क्या? ऐसे अनेकों अनेक राजनेता इनके पास आए और इन्होंने उनको समय दिया, वक्त दिया। अब ये केवल मात्र कुछ कास्ट बेस्ड लोगों का, यानी कि एक जाति विशेष की राजनीति या एक राजनीतिक चौधर को लेके एक बात। दूसरी बात, कुछ प्रायोजित लोग जैसे कि गुरनाम चलूनी है, ये ये बिल्कुल कांग्रेसी आदमी हो गया भाई, एकदम 100%। बिल्कुल, ये दो दो बिल्कुल। चुनाव लड़ा हुआ आदमी है। ये कांग्रेस के बिल्कुल, ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आने वाली कांग्रेस और उसके विषय में बात करने वाला गुरनाम चलूनी। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने कैमला गांव का आपने उदाहरण दिया। कैमला गांव में इनकी इनकी सोच ये थी कि पुलिस वहां गोली चलाएगी, कि जी, जी। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो उसमें हम उपद्रव मचाए, वहां पे हम तलवारें भाले लेके पहुंचे, वहां पे गोलियां चलेंगी। वहां पे गोलियां नहीं चली, फिर परेशान। अच्छा, अब दिक्कत क्या है, तो इस सबके किसान नेता तो बन गया गुरनाम चलूनी की भी, मैं किसान नेता हूं, पर आहुति किनकी देगा वो? खुद क्यों नहीं गया? बिल्कुल। आवाहन तो उसी ने किया था, वीडियो मैसेज तो उसी ने दिया था ना, खुद क्यों नहीं गया? उसको भय था कि अगर गोली चली मेरे को तो लग जाए। इन सबको अपनी जान बहुत प्यारी है, पर मेरे भाइयों को, आपके भाइयों को, आपके बेटों को ये मौत के मुंह में धकेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और इनकी जो राजनीतिक सोच है वो कांग्रेसवादी है या वो वामपंथी है। तो कम्युनिस्ट को अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, और मैं सभी भाइयों से बहनों से ये निवेदन करूंगा जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सुन रहे हैं, एक बार सर्च करना कि कम्युनिज्म ने
कम्युनिज्म ने पूरे विश्व में आज तक कितनी जानें ली, डायरेक्टली कितने हत्याओं के लिए कम्युनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, आप चौंक जाएंगे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी जानें नहीं गई, इतने लोग नहीं मरे जितने कम्युनिज्म अकेला मार चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग अनभिज्ञ हैं, उनको पता नहीं है। और लोग कहीं ना कहीं वो डफली बजाते हैं ना, मीठे मीठे गीत गाते हैं डफली बजा बजा के, ये उन कम्युनिस्टों के चक्कर में आ जाते हैं। ये लोग एक क्षण, एक मिनट नहीं लगाएंगे, अगर आपके प्राणों की आहुति देनी हो ना, ये आपको आगे खड़ा करके मरवा देंगे। ये ऐसे लोग। और मैं तो चोई साहब ये अपील करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, मेरे किसान भाइयों को जो भी देख रहे हो, इन लोगों से बचो। कांग्रेस का कत्लो गारत का इतिहास रहा है। इस हिंदुस्तान की आजादी की नींव इन्होंने कई लाखों लाशों के ऊपर रखी है, और धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल नहीं है ये। सेक्युलर होते तो धर्म के आधार पे तीन हिस्से ना होते मुल्क के। ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है, नंबर एक। नंबर दो, चोई साहब, अपॉर्चुनिस्ट होने के साथ साथ ये लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, और ये लोग एम्बिशियस हैं। ये अपने एम्बिशन के लिए, ये अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कितनी प्राणों की आहुति दे देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद रमनीक सिंह मान जी, आपने बहुत बहुमूल्य समय निकाला हमारे चैनल के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। और बहुत सर, बहुत लेट धन्यवाद। होने के लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं दोनों अरे हाथों सर जोड़ के आपसे और आपके सभी श्रोताओं से नहीं, माफी चाहूंगा, मैं लेट हो गया आज। कई बार हो क्षमा जाता है, कीजिएगा। कई बार हो जाता है। थैंक क्षमा यू सो कीजिएगा। मच, थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद साहब।